हेलो प्यारे बच्चों। आज हम सभी इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा छठवीं के हिंदी विषय के मल्हार पाठ्य पुस्तक का पाठ 13 पेड़ की बात का पठन, शब्दार्थ, व्याख्या एवं पठित गद्यांश सीखेंगे। क्या आपने कभी कोई बीज बोया है? बीज से पेड़ बनने की कहानी बहुत रोचक है। कैसे अंकुर फूटता है, पौधा बनता है, धीरे धीरे बढ़ता है और बड़ा पेड़ बन जाता है। आइए जानते हैं पेड़ की बात। तो चलिए हम पेड़ की बात पढ़ते हैं। बहुत दिनों तक मिट्टी के नीचे बीज पड़े रहे, यानी बीज मिट्टी के अंदर बहुत दिनों तक रहते हैं। इसी तरह महीना दर महीना बीतता गया। एक महीने से दूसरा महीना तीसरा महीना, ऐसे महीने दर महीना बीतता गया। सर्दियों के बाद बसंत आया, ठंडी आई, उसके बाद बसंत का मौसम आया, उसके बाद वर्षा की शुरुआत में 2-1 दिन पानी बरसा और वर्षा ऋतु की ज्यों ही शुरुआत हुई 1-2 दिन में पानी बरसा। अब और छिपे रहने की आवश्यकता नहीं थी। उन बीजों को अब अधिक छिपने की आवश्यकता नहीं थी, मानो बाहर से कोई शिष्य को पुकार रहा हो। इस तरह से कोई बाहर से उन्हें पुकार रहा है, और सोए मत रहो, ऊपर उठ जाओ, सूरज की रोशनी देखो। कैसे पुकार रहा है कि और सोए मत रहो, अब ऊपर उठ जाओ, सूरज की रोशनी देखो। किसे पुकार रहा है? मिट्टी के नीचे बीज जो पड़े थे उन्हें पुकार रहा है। आहिस्ता आहिस्ता मीन्स धीरे धीरे बीज का ढक्कन दरक गया, यानी बीज का जो छिलका होता है वह दरक गया, चिटक गया, फूट गया। 2 सुकोमल पत्तियों के बीच अंकुर बाहर निकला। 2 कोमल कोमल पत्तियों के बीच अंकुर, बीज से जो अंकुर निकला वह बाहर निकल गया। अंकुर का एक अंश नीचे माटी में मजबूती से गड़ गया, एक मिट्टी में गड़ा था, मिट्टी के नीचे गया था। दूसरा अंश, दूसरा भाग जो है माटी भेद करके, माटी को चीर करके ऊपर की ओर उठा हुआ था। कोई भी बीज का एक जड़ के लिए जाता है, दूसरा तना के लिए जाता है। क्या तुमने अंकुर को उठते देखा है? क्या आप सभी किसी अंकुर को, बीज को निकलते हुए देखा है? जैसे कोई शिशु अपना नन्हा सा सिर उठाकर आश्चर्य से नई दुनिया को देख रहा हो, ऐसे यह दिखता है जैसे कोई छोटा बच्चा अपना छोटा सा सिर उठा करके आश्चर्य से नई दुनिया को देख रहा है कि कहाँ हम आ गए। शब्दार्थ: अंकुर मीन बीज से निकलने वाला छोटा नया पौधा। सुकोमल बहुत ही नाजुक मुलायम। दरक गया मीन्स हल्का सा टूट जाना या चिटक जाना। माटी मीन्स मिट्टी या धरती। मजबूती मीन दृढ़ता से। भेद कर मीन्स चीर कर या पार करते हुए। आश्चर्य मीन्स हैरानी, विस्मय। शिशु मीन्स नवजात बच्चा। आहिस्ता मीन्स धीरे। अंश मीन्स टुकड़ा या भाग। तो आप शब्दार्थ आप लिखेंगे। वृक्ष का अंकुर निकलने पर, यानी वृक्ष की जो बीज बाहर निकल रहा है उस पर जो अंश माटी के भीतर प्रवेश करता है, जो भी भाग मिट्टी के अंदर प्रवेश करता है उसका नाम जड़ है। यानी जो मिट्टी के अंदर जाता है उसको हम जड़ कहते हैं, और जो अंश ऊपर की ओर बढ़ता है उसे हम तना कहते हैं। मिट्टी से जो भी ऊपर निकलता है उस भाग को हम तना कहते हैं। सभी पेड़ पौधे में जड़ व तना ये 2 भाग मिलेंगे, यानी किसी भी प्रकार का पेड़ पौधा होगा छोटा से लेकर के बड़ा, उनमें ये दोनों चीजें अवश्य मिलेंगी, जड़ और तना। यह एक आश्चर्य की बात है कि पेड़ पौधों को जिस तरह ही रखो, जड़ नीचे की ओर जाएगी, वह तना ऊपर की ओर उठेगा। यानी कहीं भी रखो, किस तरह भी रखो, उसका जड़ नीचे ही जाएगा और तना ऊपर ही जाएगा। एक गमले में पौधा था। परीक्षण करने के लिए कुछ दिन गमले को औधा लटकाए रखा। औधा मीन्स उल्टा। पौधे का सिर नीचे की तरफ लटक रहा था और जड़ ऊपर की ओर रही, यानी उसका सिर नीचे लटक रहा था, जड़ ऊपर की ओर जा रहा था। 1 दिन बाद क्या देखते हैं कि जैसे पौधे को भी सब भेद मालूम हो गया, यानी पौधे को भी सब चीज़ें मालूम हो गए।
उसकी सब पत्तियां और डालियां टेढ़ी होकर ऊपर की ओर उठाएं। यानी जो उसका तना था जो नीचे लटक रहा था, अब वह ऊपर की ओर टेढ़ा होकर के क्या हो गया, उठ गया, तथा जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई और उसका जो जड़ था वह नीचे की ओर लटक गया। यानी गमले को उल्टा करने के बाद भी जड़ नीचे ही आ रहा है और तना ऊपर ही जा रहा है। तुमने कई बार सर्दियों में मूली काट कर बोई होगी, सर्दी में मूली काट करके बोई होगी। देखा होगा पहले पत्ते व फूल नीचे की ओर रहें, उसके पत्ते व फूल जो थे नीचे की ओर रहें। कुछ दिन बाद देखोगे कि पत्ते और फूल ऊपर की ओर उठ जाते हैं और उसके कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि जो पत्ते और फूल नीचे की ओर दबे थे वह ऊपर की ओर उठ जाते हैं। अर्थात तना हमेशा ऊपर ही आता है, मिट्टी के हमेशा ऊपर ही आता है, क्योंकि उसे सूरज की रोशनी चाहिए। शब्दार्थ: जड़ मीन्स पौधे का वह भाग जो माटी के अंदर की ओर बढ़ता है। तना मीन्स पौधे का वह भाग जो माटी के ऊपर बढ़ता है। औधा मीन्स उल्टा या सिर नीचे और आधार ऊपर। परीक्षण मीन्स जांच या प्रयोग करना। टेढ़ी मीन्स मुड़ी हुई या झुकी हुई। भेद मीन्स रहस्य। तो इस तरह इसका शब्दार्थ आप लिखेंगे। हम जिस तरह भोजन करते हैं पेड़ पौधे भी उसी तरह भोजन करते हैं, अर्थात जैसे हम खाते हैं वैसे वह भी खाते हैं। हमारे दांत हैं, कठोर चीज़ खा सकते हैं, हमारे अंदर दांत है जिससे हम कठोर चीज़ें खा सकते हैं। नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते, वे केवल दूध पी सकते हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनके दांत नहीं होते हैं, इसलिए वह केवल दूध पीते हैं। पेड़ पौधे के भी दांत नहीं होते हैं, इसलिए वे तरल द्रव्य या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं, क्योंकि उनके पास दांत नहीं होते, इसलिए वह तरल द्रव्य और वायु से ही भोजन बनाते हैं। पेड़ पौधे जड़ के द्वारा माटी से रसपान करते हैं। किसके द्वारा? जड़ के द्वारा माटी से रसपान करते हैं। और चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है। चीनी में जैसे पानी डालने पर चीनी गल जाती है, उसी तरह से माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव्य गल जाते हैं। यानी अगर हम माटी में पानी डालेंगे तो उसके अंदर जो विद्यमान होता है वह भी गल जाता है। पेड़ पौधे वे तमाम द्रव्य सोखते हैं। जो पेड़ पौधे हैं वही जो तमाम द्रव्य गले रहते हैं, पदार्थ जो गले रहते हैं उनको सोखते हैं, खींचते हैं। जड़ों को पानी न मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है। अगर जड़ों को पानी न मिले तो क्या होता है? पेड़ का भोजन बंद हो जाता है और पेड़ मर जाता है, अर्थात सूख जाता है। अब पेड़ पौधे लगाते हैं जिनको पानी नहीं मिलता है, देखते हैं बचपन में ही वह सूख जाते हैं। सूक्ष्मदर्शी से अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। किसी सूक्ष्मदर्शी से छोटे पदार्थों को हम सही रूप से देख सकते हैं। पेड़ की डाल अथवा जड़ का इस यंत्र द्वारा परीक्षण करके देखा जा सकता है। पेड़ का जो डाल है अथवा जड़ का, इसके द्वारा परीक्षण करेंगे तो इसे आप इसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों को आप देख सकते हैं कि पेड़ में हजारों हजार नल हैं, हजारों हजार क्या हैं? नल हैं, नलिकाएं हैं जो क्या करती हैं? द्रव्य, तरल द्रव्य पदार्थों को अवशोषित करती हैं। तरल द्रव्य पदार्थों को क्या करती हैं? अवशोषित करती हैं। इन्हीं सब नलों के द्वारा माटी से पेड़ के शरीर में रस का संचार होता है। यानी यही जो नल होते हैं, जैसे हमारे अंदर नस होते हैं, नलिकाएं होती हैं, उसी तरह से इसके द्वारा माटी से पेड़ के शरीर में रस का संचार होता है। यानी तरल पदार्थों का, खनिज, लवण, ऊर्जा, प्रोटीन आदि का संचार होता है। किसके द्वारा? इन्हीं नलिकाओं के द्वारा, नलों के द्वारा। शब्दार्थ: ग्रहण मीन्स प्राप्त करना या लेना। तरल द्रव्य मीन्स तरल पदार्थ जैसे पानी। रसपान मीन्स पौधे द्वारा मिट्टी से पोषक तत्व और पानी सोखना। पोषक तत्व जिसमें खनिज लवण आते हैं। गल जाना मीन्स घुल जाना या पिघल जाना। गल जाना मीन्स घुल जाना या पिघल जाना। द्रव्य मीन्स पदार्थ या तरल पोषक तत्व। सोखते हैं मतलब खींचते हैं।
सूक्ष्मदर्शी मीन्स एक यंत्र जिससे बहुत छोटे पदार्थों को देखा जा सकता है। माइक्रोस्कोप। अत्यंत मीन्स बहुत अधिक। नल मीन्स पौधों के भीतर मौजूद पतली नलिकाएं जो पानी और पोषक तत्वों का संचार करती हैं, आदान प्रदान करती हैं, उन्हें हम नल कहते हैं, जैसे हमारे अंदर नस होता है। इसके अलावा वृक्ष के पत्ते हवा से आहार ग्रहण करते हैं, यानी जड़ के अलावा वृक्ष के जो पत्ते होते हैं वो हवा से भी आहार ग्रहण करते हैं। पत्तों में अनगिनत छोटे छोटे मुंह होते हैं, रंध्र, छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं, जैसे हमारे रोम के अंदर होता है। सूक्ष्मदर्शी के जरिए अनगिनत मुंह पर अनगिनत हो देखे जा सकते हैं, यानी इस तरह से सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम अनगिनत मुंह को देख सकते हैं। जब आहार करने की जरूरत न हो तब दोनों ओठ बंद हो जाते हैं, उनके जो ओठ होते हैं वह बंद हो जाते हैं। जब हम श्वास प्रश्वास ग्रहण करते हैं तब प्रश्वास के साथ एक प्रकार के विषाक्त वायु बाहर निकलता है। जैसे हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, उस तरह से वृक्ष भी सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। जैसे हम लेते हैं तो एक विषाक्त वायु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, उसे अंगारक वायु कहते हैं। कौन सा वायु कहते हैं? अंगारक वायु। अगर यह जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती रही तो तमाम जीव जंतु कुछ ही दिनों में उसका सेवन करके नष्ट हो जाएंगे। यह कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम सांस द्वारा छोड़ते हैं कुछ दिन तक पृथ्वी पर इकट्ठा होती रही तो तमाम जीव जंतु कुछ ही दिनों में नष्ट हो जाएंगे। जरा विधाता की करुणा का चमत्कार तो देखो। जरा में थोड़ा विधाता में सृष्टि को रचने वाले कि इस करुणा का चमत्कार देखो, जो जीव जंतुओं के लिए जहर है, पेड़ पौधे उसी का सेवन करके उसे पूर्णतया शुद्ध कर देते हैं। यानी जो हमारे लिए जहर है उसका पेड़ पौधे सेवन करके उसे शुद्ध करते हैं। अर्थात हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वे लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पेड़ के पत्तों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब पत्ते सूर्य ऊर्जा के सहारे अंगारक वायु से अंगार निशेष कर डालते हैं। यानी पेड़ के पत्तों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब पत्ते सूर्य ऊर्जा के सहारे, यानी सूर्य की जो ऊर्जा होती है उसके सहारे उस अंगारक वायु का, उस जहरीली वायु का, अंगार जो जहर होता है उसे निशेष कर देते हैं, यानी खत्म कर डालते हैं। और यही अंगार वृक्ष के शरीर में प्रवेश करके उसका संवर्धन करते हैं और उसके शरीर में यह विषाक्त वायु पहुंच करके उसकी वृद्धि में सहायक होते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश चाहते हैं, प्रकाश न मिलने पर ये बच नहीं सकते हैं। यानी पेड़ पौधों को प्रकाश चाहिए, सूर्य की रोशनी चाहिए। अगर सूर्य की रोशनी न मिले तो यह बचेंगे नहीं, क्योंकि सूर्य प्रकाश पर ही इनका जीवन निर्भर होता है। शब्दार्थ: आहार ग्रहण मीन्स भोजन लेना, अनगिनत मीन्स असंख्य, विषाक्त वायु मीन्स जहरीली गैस, अंगारक वायु मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड या गैस जो श्वसन के दौरान शरीर से बाहर निकलती है, संपूर्णतया मीन्स पूरी तरह से, विधाता मीन्स भगवान, करुणा मीन्स दया, निशेष मीन्स पूरी तरह से समाप्त करना, संवर्धन मीन्स विकास, सूर्य ऊर्जा मीन्स सूर्य की किरणों से प्राप्त शक्ति या प्रकाश, चमत्कार मीन्स आश्चर्यजनक कार्य। तो इस तरह इसका आप शब्दार्थ लिखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। पेड़ पौधों की सर्वाधिक कोशिश यही रहती है कि किसी तरह उन्हें थोड़ा सा प्रकाश मिल जाए, यानी सबसे ज़्यादा कोशिश जो रहता है वह यह रहता है कि किसी तरह से उन्हें प्रकाश मिल जाए। उसी प्रकाश के लिए जब हम प्रयोग कर रहे थे गमला में पौधे को उल्टा रख करके, तो स्थिति यह हुई प्रकाश के लेने के लिए क्या हुआ, तना जो था उसके ऊपर की ओर झुक गया। यदि खिड़की के पास गमले में पौधा रखो तब देखोगे कि सारी पत्तियां व डालियां अंधकार से बचकर प्रकाश की ओर बढ़ जाती हैं, यानी अंधकार की ओर नहीं बढ़ती हैं, प्रकाश की ओर बढ़ती हैं। वन अरण्य में जाने पर पता लगेगा कि तमाम पेड़ पौधे इस होड़ में सचेष्ट हैं कि कौन जल्दी से सिर उठाकर पहले प्रकाश को झपट ले। यानी वन
जिसे अरण्य कहते हैं, वहाँ पर जाने पर पता चलेगा कि तमाम पेड़ पौधे इसी प्रतिस्पर्धा, होड़ मीन्स प्रतिस्पर्धा, इसी प्रतिस्पर्धा में सचेष्ट हैं कि कौन सबसे जल्दी सिर उठा करके पहले प्रकाश को झपट लेता है, प्रकाश को पा लेता है। बेल लताएं छाया में पड़ी रहने से प्रकाश के अभाव में मर जाएंगी। जो बेल होती हैं, लता जिन्हें कहते हैं, जो किसी न किसी के सहारे बढ़ती हैं, अगर उन्हें छाया में रखा जाए तो वह भी प्रकाश के अभाव में मर जाएंगी। इसलिए वे पेड़ों से लिपटती हुई निरंतर ऊपर की ओर अग्रसर होती रहती हैं। वह पेड़ से लिपटकर हमेशा ऊपर की ओर ही भागती रहती हैं। शब्दार्थ मीन्स सर्वाधिक, मीन्स सबसे अधिक, सबसे ज़्यादा। होड़ मीन्स प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश। सचेष्ट मीन्स जागरूक, पूरी कोशिश करने वाला। झपट मीन्स तेजी से कुछ पाने का प्रयास। वन अरण्य मीन्स जंगल या घना वन। बेल लताएं मीन्स लता या बेल वाली पौध जो सहारे के बिना खड़ी नहीं हो सकती। अभाव मीन्स कमी या न होना। लिपटती मीन्स किसी वस्तु को पकड़कर चलना। निरंतर मीन्स लगातार, बिना रुके। अग्रसर मीन्स आगे बढ़ना। तो आप शब्दार्थ लिखेंगे। अब तो समझ ही गए होंगे कि प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है, यानी प्रकाश के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, वह जीवन का मूल मंत्र है। सूर्य किरण का स्पर्श पाकर ही पेड़ पल्लवित होते हैं, यानी सूर्य की किरणों का ही स्पर्श पाने के बाद पेड़ में पल्लव आता है, नए नए पत्ते आते हैं, यानी उनका विकास होता है। पेड़ पौधों के रेशे रेशे में सूरज की किरणें आबद्ध हैं। पेड़ पौधों की रेशे रेशे में, कण कण में, रोम रोम में सूरज की किरणें बधी हुई हैं, सूरज की किरणें से परिपूर्ण है। ईंधन को जलाने पर जो प्रकाश व ताप बाहर प्रकट होते हैं वह सूर्य की ही ऊर्जा है, यानी ईंधन, लकड़ी, अन्य चीज, ज्वलनशील पदार्थों को जलाने पर जो ताप बाहर निकलता है वह सूर्य की ऊर्जा है। पेड़ पौधे व समस्त हरियाली प्रकाश हथियाने के जाल में है। पेड़ पौधे या समस्त प्रकार की हरियाली सिर्फ प्रकाश को प्राप्त करने के लिए ही जाल बनाते हैं। पशु डांगर पेड़ पौधे या हरियाली खाकर अपने प्राणों का निर्वाह करते हैं। जो पशु डांगर होते हैं अर्थात पालतू पशु होते हैं, वह पेड़ पौधे अथवा हरियाली घास फूस खा करके ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं। पेड़ पौधे में जो सूर्य का प्रकाश समाहित है वह इसी तरह जंतुओं के शरीर में प्रवेश करता है, यानी पेड़ पौधे में जो सूर्य का प्रकाश समाहित है, नीत है, वह उनके द्वारा जंतुओं के शरीर में प्रवेश कर जाता है। अनाज व सब्जी न खाने पर हम भी बच नहीं सकते हैं। अनाज व सब्जी न खाने पर हम भी बच नहीं सकते, यानी हम अनाज और सब्जी भी न खाएं तब भी हम ऊर्जा से, प्रकाश की ऊर्जा से बच नहीं पाएंगे। सोच कर देखा जाए कि हम भी प्रकाश की खुराक पाने के लिए ही जीवित हैं, यानी हमें भी प्रकाश का खुराक चाहिए, बिना प्रकाश के हम भी जीवित नहीं रह सकते हैं। शब्दार्थ मूल मंत्र मीन्स मुख्य सिद्धांत या जीवन का आधार। स्पर्श मीन्स छूना। पल्लवित मीन्स फलना फूलना बढ़ना। रेशे रेशे मीन्स तंतु या बारीक तंतु, यहाँ पूरे भाग का संदर्भ है। आबद्ध मीन्स बधा हुआ या समाहित। ईंधन मीन्स जलने के लिए उपयोग होने वाला पदार्थ जैसे लकड़ी, कोयला। हथियाने मीन्स हासिल करना या प्राप्त करना। जाल मीन्स व्यवस्था या संरचना। पशु डांगर मीन्स पालतू जानवर जैसे गाय भैंस आदि। निर्वाह मीन्स जीवन यापन करना या जीवित रखना। समाहित मीन्स घुल मिल जाना। खुराक मीन्स भोजन या आहार। तो इसका शब्दार्थ आप लिखेंगे। पठित पद्यांश। प्रकाश को जीवन का मूल मंत्र क्यों माना गया है? विकल्प ए, क्योंकि यह ऊर्जा का स्रोत है। विकल्प बी, क्योंकि इससे पेड़ पौधे बढ़ते हैं। विकल्प सी, क्योंकि यह जीवन को बनाए रखता है। विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प डी, उपर्युक्त सभी, यानी तीनों विकल्पों के कार्य यह करता है। प्रश्न 2, पेड़ पौधे के रेशे रेशे में क्या आबद्ध है? विकल्प ए, पानी। विकल्प बी, सूरज की किरणें।
विकल्प सी हवा, विकल्प डी मिट्टी। तो क्या अवध है? सूरज की किरणें, विकल्प बी। ईंधन जलाने पर क्या प्रकट होता है? नंबर ए धुआं, नंबर बी प्रकाश और ताप, नंबर सी ठंडक, नंबर डी कोई भी नहीं। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प बी प्रकाश और ताप। 4, पेड़ पौधे या समस्त हरियाली किसका हाथ आने का जाल है? विकल्प ए पानी, विकल्प बी प्रकाश, विकल्प सी हवा, विकल्प डी मिट्टी। तो किसे हथियाना चाहते हैं? विकल्प बी प्रकाश। प्रश्न 5, पशु डांगर किससे अपने प्राणों का निर्वाह करते हैं? विकल्प ए पेड़ पौधों से, विकल्प बी सूर्य की किरणों से, विकल्प सी हवा से, विकल्प डी जल से। तो क्या सही है? पेड़ पौधों से। प्रश्न 6, हमारी जीवन शक्ति किससे प्राप्त होती है? विकल्प ए केवल पानी से, विकल्प बी केवल भोजन से, विकल्प सी सूर्य की ऊर्जा से। तो विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो क्या सही है? विकल्प सी सूर्य की ऊर्जा से हम अपनी जीवन शक्ति पाते हैं। तो हम इसका अवश्य अभ्यास करेंगे, और अगर 1-2 बार अभ्यास करेंगे तो हम ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। कोई कोई पेड़ 1 वर्ष के बाद भी मर जाते हैं, यानी कोई पेड़ को लग जाते हैं लेकिन 1 वर्ष के बाद भी वह सूख जाते हैं। कारण यह है कि हम उचित समय पे उसका देखभाल नहीं किए। अब पेड़ मरने से पहले संतान छोड़ जाने के लिए वह बीज ही उनकी संतान है। बीज की सुरक्षा व सार संभाल के लिए पेड़ फूल की पंखुड़ियाँ से घिरा एक छोटा सा घर तैयार करता है। यानी बीज की सुरक्षा के लिए, उसके देखभाल के लिए पेड़ फूल की पंखुड़ियों से सुरक्षित एक छोटा सा घर उसके लिए तैयार करता है। फूलों से आच्छादित होने पर पेड़ कितना सुंदर दिखलाई पड़ता है, जैसे फूल के बहाने वह स्वयं हंस रहा हो। फूल की तरह सुंदर चीज और क्या है? जरा सोचो तो। पेड़ पौधों तो मटमैली माटी से आहार व विषाक्त याव से अंगारक ग्रहण करते हैं, फिर इसलिए इस अरूप उपादान से किस तरह ऐसे सुंदर फूल खिलते हैं। तुमने कथा तो सुनी होगी स्पर्शमणि की, अर्थात पारस पत्थर की, जिसके स्पर्श से जोड़ा सोना हो जाता है। मेरे विचार से माँ की ममता ही वह मणि है। संतान पर स्नेह नौछावर होते ही फूल खिलखिला उठते हैं। ममता का स्पर्श पाते ही मानो माटी व अंगार के फूल बन जाते हैं। इस तरह से इस गद्यांश में माँ के महत्व के बारे में बताया गया है। शब्दार्थ: संतान मीन्स औलाद या वंशज, व्यग्र मीन्स अधीर बेचैन, सार मिलन मीन्स देखभाल करना, पंखुड़ियाँ मीन्स फूल के नाजुक और कोमल हिस्से, आच्छादित मीन्स ढका हुआ, मटमैली मीन्स हल्की गंदी या मिट्टी जैसे, अपरूप उपादान मीन्स साधारण या असामान्य सामग्री, स्पर्श मणि मीन्स पत्थर मणि, पारस पत्थर जिसके छूने से लोहा सोने में बदल जाता है, ममता मीन्स माँ का स्नेह, स्नेह न्यौछावर मीन्स प्रेम और दया का पूरी तरह से अर्पण करना, खिलखिला उठना मीन्स प्रसन्न होकर हंसना या खिलना। तो इस तरह इसका शब्दार्थ आप लिखेंगे। पेड़ों पर मुस्कुराते फूल देखकर हमें कितनी खुशी होती है, यानी पेड़ पे हम जब नए नए फूल खिले रहते हैं देख करके कितनी खुश होते हैं। शायद पेड़ ही कम प्रफुल्लित नहीं होते हों, यानी पेड़ भी हमें देख करके कम प्रफुल्लित यानी खुश नहीं होते होंगे, वो अभी बहुत खुश होते होंगे। खुशी के मौके पर हम अपने परिजनों को निमंत्रित करते हैं, यानी जब भी खुशी होते हैं तो हम अपने परिजन परिवार को लोगों को एकत्रित करते हैं। उसी प्रकार फूलों की बहार छाने पर पेड़ पौधे भी अपने बंधु बांधवों को बुलाते हैं, यानी पेड़ पर भी नए नए जब फूल उगते हैं तो पेड़ पौधे भी अपने परिजन जो बंधु बांधव होते हैं उनको बुलाते हैं। स्नेहासिक्त वाणी से पुकार सकते हैं।
कहाँ हो मेरे बंधु, मेरे बांधव, आज मेरे घर आओ। यदि रास्ता भटक जाओ, भटकना मीन्स भूल जाना, कहीं घर पहचान न सको, इसलिए रंग बिरंगे फूलों के निशान लगा रहे हैं। ये रंगीन पंखुड़ियां दूर से देख सकोगे। मधुमक्खी व तितली के साथ वृक्ष की चिरकाल से घनिष्ठता है, यानी बहुत लंबे समय तक मित्रता है, घनिष्ठता है। वे दल बल सहित फूल देखने आती हैं, वह पूरे दल के साथ फूल देखने के लिए आती हैं। कुछ पतंगे दिन के समय पक्षियों के डर से बाहर नहीं निकल सकते। कुछ कीड़े पतंगे होते हैं जो दिन के समय पक्षी से डर की वजह से बाहर नहीं निकलते हैं। पक्षी उन्हें देखते ही खा जाते हैं। पंछी उन्हें जो ही देख जाएंगे वह खा लेंगे। इसलिए रात का अंधेरा गिरने तक वे छिपे रहते हैं, यानी जब तक रात में अंधेरा होता है तब तक वह छिपे रहते हैं। शाम होते ही उन्हें बुलाने की खातिर फूल चारों तरफ सुगंध ही सुगंध फैला देते हैं। इस तरह से उन्हें बुलाने के लिए फूल जो होते हैं चारों तरफ सुगंध ही सुगंध का गंध उनके अंदर आए, इसलिए यह कार्य कर देते हैं। शब्दार्थ प्रफुल्लित मीन्स अत्यंत खुश, आनंदित। परिजन मीन्स परिवार के सदस्य या नज़दीकी लोग। निमंत्रित में बुलाना या आमंत्रित करना। बंधु बांधव मीन्स मित्र, साथी, रिश्तेदार। स्नेहासिक्त वाणी में स्नेह से भरी हुई वाणी, बात। निशान मीन्स पहचान के लिए रखा गया चिन्ह। चीरकाल मीन्स बहुत लंबा समय, सर्दियों में। घनिष्ठता मीन्स गहरी मित्रता या करीबी संबंध। दल बल मीन्स समूह या टोली। पतंगे मीन्स रात के समय उड़ने वाले कीट। सुगंध मीन्स मीठी या खुशबूदार पौधा। तो इसका शब्दार्थ आप लिखेंगे। वृक्ष अपने फूलों से शहद का संचय करके रखते हैं, यानी वृक्ष जो होते हैं फूलों से शहद का क्या करते हैं, संचय करके रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं। मधुमक्खी व तितली बड़े चाव से मधुपान करती हैं। मधुमक्खी और तितली जो होती है बहुत चाव से क्या करती हैं, मधुपान करती है। देख रहे हैं फूलों पे बैठ करके। मधुमक्खी के आगमन से वृक्ष का भी उपकार होता है, यानी मधुमक्खी जब भी आती हैं तो वृक्ष का भी उपकार होता है। तुम लोगों ने फूल में पराग कण देखे होंगे, फूल में पराग कण जो होते हैं उन्हें आप देखे होंगे, दूसरे फूल पर ले जाती हैं। पराग कण के बिना बीज पक नहीं सकता, यानी पराग कण के बिना बीज नहीं पकता है। इस प्रकार हम फूल में बीज फलता है। अपने शरीर का रस पिलाकर बीजों का पोषण करता है, यानी अपने शरीर का जो है रस उसे पिला करके वृक्ष जो होता है बीजों का पोषण करता है। अब अपनी जिंदगी के लिए उसे मोह माया का लाभ नहीं है, अपने जीवन के लिए उसे मोह माया का बिल्कुल भी लाभ नहीं है। तिल तिल कर संतान की खातिर सब कुछ लुटा देते हैं। इस तरह से वह संतान के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। जो शरीर कुछ दिन पहले हरा भरा था, जो शरीर उनका कुछ दिन पहले हरा भरा था, अब वह बिल्कुल सूख गया है, अब वह बिल्कुल सूख गया है। अपने ही शरीर का भार उठाने की शक्ति क्षीण हो चली है, यानी उन्हें अपने ही शरीर का भार नहीं उठा पाते हैं। पहले हवा बयार करती हुई आगे बढ़ जाती है, पहले हवा जो है बयार करती हवा करती हुई आगे बढ़ जाती है। पत्ते हवा के संग क्रीड़ा करते हैं, और जो पत्ते होते हैं हवा के संग खेल करते रहते हैं। शब्दार्थ संचय मीन जमा करना, संग्रह करना। मधुपान मीन शहद पीने की क्रिया, शहद का सेवन। उपकार मीन्स मदद या फायदा। पराग कण मीन्स फूल से मौजूद वह महीन कण जो पौधों के प्रजनन में मदद करता है। पोषण मीन्स पोषण, आहार का सेवन। मोह माया मीन्स सांसारिक आकर्षण या इच्छाएं। लोभ, लालच या किसी चीज को पाने की इच्छा। तिल तिल मीन्स धीरे धीरे छोटे छोटे हिस्सों में।
संतान मीन्स बच्चे या वंशज, क्षीण मीन्स कमजोर, ब्यार मीन्स हल्की हवा, क्रीड़ा मीन्स खेल। तो इसका शब्दार्थ आप लिखेंगे। छोटी छोटी डालियां ताल ताल पर नाच उठती हैं, यानी वह छोटी छोटी उसकी डालियां जो होती हैं हवा के प्रत्येक ताल पर नाचती हैं। अब सूखा पेड़ हवा का आगाज सहन नहीं कर सकता, और जो सूखा पेड़ है वह हवा की चोटों को वह सहन नहीं कर पाता है। हवा का बस एक थपेड़ा लगता है कि वह थर थर कांपने लगता है, यानी थोड़े ही हवा का एक ही झोंका आया तो वह कांपने लगता है। एक एक करके सभी डालियां टूट पड़ती हैं। अंत में एक दिन अकस्मात पेड़ जड़ सहित भूमि पर गिर पड़ता है, और वह पेड़ जो सूखा होता है अकस्मात एक दिन जड़ सहित वह भूमि पर गिर पड़ता है। इस तरह संतान के लिए अपना जीवन न्यौछावर करके वृक्ष समाप्त हो जाते हैं। इस तरह अपने संतान के लिए, दूसरों के लिए अपना जीवन न्यौछावर करके खत्म करके वह क्या करते हैं, समाप्त हो जाते हैं। लेखक इसके जगदीश चंद्र बसु हैं, बहुत ही अच्छा इन्होंने शोध किया था। इसका अनुवादक शंकर सेन है, इन्होंने इसे अनुवाद किया था। शब्दार्थ ताल ताल में या लय के ताल ताल पर, या संगीत या लय के साथ। आघात में आक्रमण, चोट या धक्का। थर थर कांपना में डर या ठंडे से शरीर कांपना। अकस्मात में अचानक या अनायास। न्यौछावर में पूरी तरह से अर्पण करना, बलिदान करना। जड़ सहित मीन्स पूरी तरह से जड़ समेत। भूमि मीन्स जमीन या धरती। तो इसके आप शब्दार्थ को लिखेंगे, और इसके लेखक जगदीश चंद्र बसु हैं। लेखक से परिचय। प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु का बचपन प्रकृति का अवलोकन करते हुए बीता, यानी प्रकृति के परीक्षण, अवलोकन में परीक्षण करते हुए बीत गया। पेड़ पौधों जीव जंतुओं से प्रेम करते हुए उनकी शिक्षा आरंभ हुई। किसी पेड़ पौधों से और जीव जंतुओं से प्रेम करते हुए वे जीव विज्ञान, भौतिकी, वनस्पति विज्ञान तथा विज्ञान कथा लेखन में भी रुचि रखने वाले एक बहुविध व्यक्ति थे, यानी बहुविध, प्रकांड 26 क्षेत्रों में, अनेक क्षेत्रों में प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने सिद्ध किया कि पौधों का एक निश्चित जीवन चक्र व एक प्रजनन प्रणाली है। उन्होंने सिद्ध किया पौधों का भी एक जीवन चक्र होता है और उनकी भी प्रजनन प्रणाली है, और वे अपने परिवेश के प्रति जागरूक होते हैं, अपने वातावरण के प्रति वह जागरूक होते हैं। इस प्रकार वे यह स्थापित करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति थे। उन्होंने यह स्थापित जब किया था तो वह पहले व्यक्ति थे कि पौधे किसी भी अन्य जीव रूप के समान होते हैं। विज्ञान जैसे विषय को भी चित्रात्मक साहित्यिक स्वरूप प्रदान करने वाले जगदीश चंद्र बसु ने सर्वप्रथम रेडियो तरंगों के द्वारा संचार स्थापित कर एक बड़ी वैज्ञानिक खोज की। ठीक, रेडियो तरंगों से संचार स्थापित करके उन्होंने बहुत ही बड़ी वैज्ञानिक खोज की। पेड़ की बात का बंगला से हिंदी में अनुवाद शंकर सेन ने किया। इसे बंगला में लिखे हुए थे, वहाँ से हिंदी में अनुवाद इन्हें शंकर सेन ने किया, जिस पाठ को हमने पढ़ा। धन्यवाद। आज बस इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।